हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सीबीएसई क्लास 10 के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया स्टडी कर रहे हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में और किस तरह से सॉल्ट मार्च बिकेम द बिगिनिंग इवेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड हाउ पार्टिसिपेंट सॉ दिस मूवमेंट like rich peasants, बिजनेस कम्युनिटी, स्मॉल जो टीनेंट्स थे, वे लोग स्वराज का मतलब एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मीनिंग क्या इंटरप्रेट कर रहे थे और वे लोग क्यों सपोर्ट कर रहे थे, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर स्टडी द फर्दर टॉपिक्स एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। सेम है जो प्रीवियस टॉपिक था, हाउ पार्टिसिपेंट सा द मूवमेंट, उसी का एक ये पार्ट है। और इसमें जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था। जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लार्ज नंबर में जो है सपोर्ट नहीं मिला इंडस्ट्रियल वर्कर का, लेकिन कुछ ऐसे जगह थे जैसे नागपुर रीजन, वहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर ने सपोर्ट किया गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। अच्छा, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास क्यों नहीं सपोर्ट किया लार्ज नंबर में? बिकॉज ये लोग तो फैक्ट्री में काम करने वाले थे, जबकि कांग्रेस के साथ जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, वो काफ़ी क्लोज थे। तो वर्कर्स ने देखा कि जब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कांग्रेस के क्लोजर जा रहे हैं, तो इसीलिए ये लोग काफ़ी रिलक्टेंट थे फॉर पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नहीं चाहते थे लोग, इनको लग रहा था कि हमारी बातों को वहाँ पे किसी भी तरह की वैल्यू नहीं दी जाएगी, डिमांड हमारे फुलफिल नहीं किए जाएंगे, सो पार्टिसिपेट करने से कोई बेनिफिट नहीं है। बट इन नागपुर रीजन जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन ये जो वर्कर हैं वो गांधीयन प्रोग्राम जैसे फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना, इस तरह के जो प्रोग्राम थे उसको अपनाया, उसको सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि वे उसे लो वेजेस के अगेंस्ट एक अपना मूवमेंट मानते थे, बाइकआउट को। जब वे लोग फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लॉथ, लिकर शॉप्स वगैरह को बाइकआउट कर रहे थे, तो उनका मानना था कि ये जो हमें लो वेजेस दिए जा रहे हैं, इसी के अगेंस्ट हम ये मूवमेंट कर रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने गांधीयन प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। जो रेलवे वर्कर हैं 1930 में रेलवे वर्कर ने ऑल ओवर इंडिया में स्ट्राइक कर दिया। 1932 में डॉक वर्कर्स जो पोर्ट होते थे वहाँ पे स्ट्राइक कर दिया। 1930 में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर ऑफ छोटा नागपुर टीन माइंस, जो झारखंड रीजन में टीन माइंस था, उसमें गांधी कैप वो लोग पहने। इससे एक सिंबॉलिक अपना प्रोटेस्ट शो किया कि हम लोग गांधी जी के विचारधारा को फॉलो करते हैं, गांधी जी के जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनके प्रोग्राम्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कांग्रेस फिर भी रिलक्टेंट थी। कांग्रेस बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिकली जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनके मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। सो कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड, फीलिंग दैट, क्या फील कर रही थी, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ऐसा कांग्रेस फील कर रही थी कि यदि इंडस्ट्रियल वर्कर को हम लोग इंडस्ट्रियल वर्कर के डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फ्रेंड हैं, वो अलियनेट हो जाएंगे, यानी वो हमसे अपना जो समर्थन है, सपोर्ट है, वापस ले लेंगे। और फिर इससे जो एंटी एम्पेरियल फोर्सेस हैं वो डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमारा मूवमेंट है वो हम वीक हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। इसीलिए कांग्रेस इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी इंडस्ट्रियल वर्कर्स के डिमांड को। अब आता है इसमें कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसा रहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। सो वुमेन का पार्टिसिपेशन भी बहुत ही शानदार रहा। वुमेन बढ़ चढ़ के नो लेस देन मैन
वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। जब गांधी जी सॉल्ट मार्च स्टार्ट किए थे उस समय थाउजेंड्स ऑफ वुमेन, हजारों हजार के नंबर्स में वुमेन जो है अपने घरों से बाहर आई। उसमें जो रूरल एरियाज़ थे उसमें अपर कास्ट जो वुमेन थी वो लोग, अर्बन एरिया में जो वर्किंग वुमेन थी, ये सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और गांधी जी के प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हुई, पार्टिसिपेट करी। सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, फॉरेन क्लॉथ और फॉरेन लिक्वर शॉप को पिकट किया गया, लूटा गया, उसको बंद करा दिया गया, तोड़फोड़ किया गया वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये लोग पार्टिसिपेट करें। गांधी जी के अपील से ये लोग इतना ज़्यादा प्रभावित थे, अफेक्टेड थे। गांधी जी के अपील का जो स्पीच है उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था वुमेन्स पे कि वे लोग नेशन सर्विस को अपना एक जो है सेक्रेड ड्यूटी मानना शुरू, पवित्र ड्यूटी, सेक्रेड ड्यूटी, एक पवित्र कर्तव्य मानना शुरू कर दी वुमेन्स। और फिर लार्ज नंबर में जितने भी मूवमेंट होते थे उसमें बढ़ चढ़ करके वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये ठीक है, पब्लिक रोल तो इनका बढ़ रहा था, लेकिन पब्लिक रोल बढ़ने का मतलब ये नहीं था कि इनके अंदर कोई रेडिकल चेंजेज आया। इनकी सोसाइटी में जो पोजीशन थे वहाँ पे बहुत कोई रेडिकल चेंजेज नहीं आया। गांधी जी स्वयं मानते थे, कन्विंस थे वो कि ये जो वुमेन है, वुमेन की ड्यूटी है कि वो अपने घर की देखभाल करे, एक अच्छी मदर बने एंड गुड वाइफ्स बने। ऐसा गांधी जी स्वयं मानते थे, वो कन्विंस थे। सो लॉन्ग टाइम तक कांग्रेस वुमेन को एक अच्छे पोजीशन पे, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायर पोजीशन पे पोजीशन एक्वायर करना या पोजीशन को अलाउ करने के लिए रिलक्टेंट थे। मतलब वो नहीं चाहते थे कि वुमेन रिक्वायर करे हायर पोजीशन। तो ये था वुमेन का पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब आते हैं हम लोग लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या थे। देखिए, लॉन्ग टाइम तक कांग्रेस दलित्स के डिमांड को इग्नोर कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि जो सनातनी हिंदू हैं वे लोग उससे ऑफेंड हो जाएंगे। उस समय कास्टिज्म बहुत ज़्यादा चल रहा था। लेकिन महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया, महात्मा गांधी मानते थे कि यदि स्वराज को एस्टेब्लिश करना है तो अनटचेबिलिटी खत्म होनी चाहिए। अगर अनटचेबिलिटी एलिमिनेट नहीं किया गया तो अगले 100 साल तक जो है स्वराज इंडिया में एस्टेब्लिश नहीं होगा। सो अनटचेबिलिटी को वे एक बहुत ही बड़ा जो है हर्डल मानते थे फॉर एस्टेब्लिशिंग स्वराज। गांधी जी ने जो अनटचेबल पीपल थे, जिनको कि दलित और कहा जाता था, उनको हरिजन कहा या चिल्ड्रन ऑफ गॉड उसको कहा जाता है। गांधी जी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल, यानी टेम्पल्स, पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स, स्कूल्स वगैरह में जाने के लिए गांधी जी एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए। गांधी जी स्वयं जो अनटचेबल विलेज होते थे, अनटचेबल की जो एरिया होता था जहाँ पे वो लोग रहते थे, वहाँ जाके उनके घरों में उन्होंने टॉयलेट साफ किया। और उस समय एक भंगी होते थे जो कि स्वीपर, जो सफाई करने वाले होते थे, उनके यहाँ उनकी वर्क को, स्वीपर्स के वर्क को डिग्निफाई करने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए स्वयं गांधी जी जो है उनके घरों में जाकर टॉयलेट साफ किए। तो इस तरह से गांधी जी चाहते थे कि जो अनटचेबल है, दलित है, वो कांग्रेस के मेन पोजीशन में आ जाए, मेन सेंटर में आ जाए और कांग्रेस उनको सपोर्ट करे। लेकिन कुछ बहुत ऐसे दलित लीडर्स थे जो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। उनकी डिमांड थी कि रिजर्व सीट की डिमांड कर रहे थे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड कर रहे थे वो लोग। यानी कि उनके लिए जो इलेक्शन उस समय इम्पीरियल काउंसिल है या इलेक्टोरल जो एरिया होता था, सीट्स होते थे, उसमें SC ST दलित के लिए सीट रिजर्व किया जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीट रिजर्व किया जाए। उनका मानना था, दलित लीडर्स का मानना था कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वहीं हमारे जो सोशल डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम है उसको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही सॉल्व किया जा सकता है। सो इस तरह से दलित पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लिमिटेड था। लेकिन पार्टिकुलरली कहाँ पे? महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में। यहीं पे एक आता है BR अम्बेडकर का रोल। जो BR अम्बेडकर हैं उन्होंने दलित को ऑर्गेनाइज किया
और एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया 1930 में। और उन्होंने दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी, यानी जो काउंसिल के इलेक्शन उस समय हो रहे थे उसमें दलित्स को अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए और उनके लिए सीट रिजर्व किया जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो मानने के लिए तैयार हो गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट अंबेडकर की डिमांड को मानने के लिए तैयार होगी, उन्होंने हामी भर दी कि हाँ भैया ठीक है, हम तुम्हारे डिमांड को मानने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो एक और मौका मिल रहा था कि भाई फूट डालो और राज करो, हिंदुओं को डिवाइड कर दो दलित और सबके नाम पे, और फिर ये वीक हो जाएंगे और हम लोग राज करते रहेंगे। लेकिन गांधी जी नहीं माने और गांधी जी ने जो है फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया, मतलब भूख हड़ताल शुरू कर दिया बी आर अम्बेडकर के जो डिमांड थे उसके अगेंस्ट में। गांधी जी का ऐसा मानना था कि यदि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो दलित्स को जो सोसाइटी में इंटीग्रेट करने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो जाएगी, यानी ये लोग मेन सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे। जबकि गांधी जी चाहते थे कि मेन सोसाइटी में दलितों को इंटीग्रेट किया जाए, यानी जो कास्ट है और जो अनटचेबल सबको हटा करके। सो अंबेडकर को, अब गांधी जी का स्टेचर इतना बड़ा था, उनको सभी लोग रिस्पेक्ट करते थे। सो गांधी जी जब फास्ट अनटू डेथ शुरू किए तो सभी लोग डर गए, सभी लोग अंबेडकर को मनाना शुरू कर दिया कि मान जाओ, गांधी जी की बात को मान लो। और इस तरह से अंबेडकर को फाइनली गांधी जी की डिमांड एक्सेप्ट करनी पड़ी और रिजल्ट ये रहा कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट हुआ। और इस पैक्ट में ये मेंशन किया गया कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उन्हें प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्व सीट दिया जाएगा, सीट रिजर्व दिया जाएगा, लेकिन वो लोग अलग से वोटिंग नहीं करेंगे। वोटिंग क्या होगी? इन जनरल होगी, सबको ही होगा, इन जनरल वोटिंग कराया जाएगा, सभी लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन काउंसिल में, जो प्रोविंशियल काउंसिल है, वहाँ पे दलितों के लिए कुछ सीट रिजर्व कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब कि अलग रीजन, डिफरेंट रीजन फॉर दलित, जैसे पाकिस्तान अपने मुस्लिम लीग पाकिस्तान अपने लिए मांग लिया, वैसा नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हुआ। तो जब नॉन कोऑपरेशन डिक्लाइन हो गया, खिलाफत मूवमेंट डिक्लाइन हो गया, उसके बाद एक जो लार्ज, अब यहाँ पे आता है कि मुस्लिम रोल कैसे लिमिटेड रहा इन नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट फेल हो गया था तो एक मुस्लिम का बहुत बड़ा वर्ग क्लास जो है अपने आप को कांग्रेस से अलग समझने लगा, अलियनेटेड फील करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा जाने लगा कि कांग्रेस जो है, जो हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट हैं, उनसे कांग्रेस का एसोसिएशन थोड़ा ज़्यादा होने लगा, क्लोजनेस ज़्यादा होने लगा है, और हिंदू मुस्लिम के बीच जो रिलेशन है वो काफ़ी टेंस होने लगा। जो भी कम्युनिटी, इच कम्युनिटी इधर हिंदू और मुस्लिम अपने रिलीजियस जो प्रोसेसन है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे विथ मिलिटेंट फर्वर, यानी काफ़ी ज़्यादा जो है आक्रामक, एग्रेसिव वे में। या कहने का मतलब ये है कि इनके बीच जो इनमिटी है, शत्रुता है, दुश्मनी है, वो बढ़ने लगा, और जो इनके बीच का हेट्रेड है वो और ज़्यादा बढ़ गया और फिर कभी यूनाइट नहीं हुआ। सो कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट। बाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहा था। सो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने यूनाइट होने की कोशिश करी, उन्होंने चाहा कि हिंदू मुस्लिम को यूनाइट किया जाए, लेकिन यह फेल रहा। जो मोहम्मद अली जिन्ना है, जो कि मुस्लिम लीग के एक लीडर थे, वे चाहते थे, वे जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड को गिव अप करना चाहते थे, वो छोड़ना चाहते कि ठीक है मैं सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने शर्त क्या रखा था कि जो सेंट्रल असेंबली है उसमें मुस्लिम के लिए सीट रिजर्व कर दिया जाए, जैसे कि दलित के लिए किया गया था, और जो प्रोविंस है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में है, जैसे बंगाल, पंजाब, इन सब में मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी जो है मेजोरिटी में था, तो वहाँ पे ये चाहते थे कि अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम लीग को सीट प्रोवाइड किया जाए। लेकिन जो हिंदू महासभा
के जो लीडर थे, जो हिंदू नेशनलिस्ट थे, उन्होंने इस प्रपोजल को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और वे लोग नहीं माने। उसमें से एक लीडर थे एम.आर. जयकर, और उन्होंने जो है मना कर दिया, इसकी इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। तो ये फेल हो गया और फिर इस तरह से मुस्लिम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए। ओके, तो ये था लिमिटेशन, किस तरह से जो है किस किस रीजन में लिमिटेशंस थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। अब आता है हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है, वह सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या है, इसमें हम लोग देखें कैसे ऑल ओवर कंट्री डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट रिलीजन के लोग आपस यूनाइट थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। तो जो नेशनलिज्म है वो एक बिलीफ के साथ जन्म लिया, इमर्ज हुआ और इस फैलना शुरू हो गया कि ऑल पार्ट ऑफ द, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। एक जो सेंस आया कि वे सभी लोग, यानी चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, कास्ट के हो, क्रीड के हो, कलर कैसा भी हो, किसी भी रीजन है, जैसे कोई साउथ का है, कोई नॉर्थ का है, कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, किसी भी रीजन का हो, वह क्या है, एक ही कंट्री के रहने वाले हैं, पार्ट हैं। ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है, ये वेरियस यूनाइटेड एक्सपीरियंस से आया, ठीक है ना। यूनाइटेड स्ट्रगल, जो यूनाइटेड स्ट्रगल हुए उससे आया, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, कोई भी। हिस्ट्री और फिक्शन, फोल्कलोर एंड सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट, सिंबल्स, ये सभी नेशनलिज्म को बनाने में, नेशनलिज्म को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किए। हिस्ट्री, हमारे जो पास्ट है उनको लिखा जाने लगा। जो फिक्शन मतलब कोई भी इमेजिनरी हीरो है, उस हीरो को इमेजिन करके उसके बारे में लिखा जाना कि ये जो हीरो है इसने इसके साथ ऐसे लड़ा, उसके साथ फाइट किया, इसको हरा दिया, और अपनी जो पास्ट, अपनी हिस्ट्री है, अपना जो रीजन है उसको कैसे बचाया। तो एक तरह से ब्रेवरी की कहानियाँ लिखी जाने लगी, जिसको पढ़ करके उसका फोल्कलोर, जो लोकल हीरो होते थे, लोकल पीपल, उनके जो हीरोइज्म के वर्क होते थे उनको लिखा जाने लगा। लोग पढ़ करके उससे अपने आप को प्राइड फील करते थे और फिर अपने आप को नेशन, एक कंट्री से रिलेट करते थे, और वो भी मानते थे कि नहीं, हमें भी इसी तरह फाइट करना है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ना है, ठीक है। जो आइडेंटिटी ऑफ नेशन है वो बहुत तरीके से सिंबलाइज हुआ और मेनली फिगर या इमेज में सिंबलाइज होना शुरू हो गया। 20th सेंचुरी में जो इंडिया है उसको एक विजुअल इमेज, जो विजुअली एसोसिएटेड किया गया विथ भारत माता, ठीक है ना, एक इमेज के थ्रू, जैसा कि आपको दिया गया है। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड, जो भारत माता का विजुअल इमेज है उसको सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने बुक में एक नोवेल लिखा था उन्होंने, आनंद मठ, उसमें जो है वंदे मातरम सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किया था और वंदे मातरम सॉन्ग्स के थ्रू भारत माता को विजुलाइज किया, यानी कि भारत कैसा होना चाहिए। बाद में 1817 में इसको आनंद मठ में इंक्लूड कर लिया गया। फिर जो है अवनींद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने एक फेमस पेंटिंग बनाया, फेमस पिक्चर बनाया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिगर 12, भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक, 1905 में इन्होंने किया था। और इस तरह से भारत माता को पोर्ट्रे किया जाने लगा। इस प्रकार कई सारे पोर्ट्रेट बने भारत माता के, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग के साथ, डिफरेंट स्टाइल के साथ, डिफरेंट इमेजिनेशन के साथ, और सभी में ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो भारत माता है एक ऐसा फिगर है, एस्थेटिक फिगर, मतलब एक डिवाइन फिगर है, उसमें काल्म है, कंपोज मतलब शांत, गंभीर, कंपोज, डिवाइन, दैवीय शक्ति उसके अंदर है और स्पिरिचुअल है। ऐसा भारत होना चाहिए हमारा। जो लेट 19th सेंचुरी है इंडिया में, वहाँ पे नेशनलिस्ट जो है फोल्क टेल्स एंड रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वे लोग बार्ड्स जो होते हैं वो छोटे छोटे सॉन्ग्स होते हैं, उसको गाना शुरू कर दिया। विलेज में जाने लगे और विलेज में जा कर के फोल्क सॉन्ग और जो फोल्क टेल होते थे, गांव में ना बहुत लोग सुनाते रहते हैं छोटे छोटे स्टोरी, जो बूढ़े लोग होते हैं, एक राजा था, एक रानी थी, दोनों बहुत बहादुर थे, लड़ते थे, ऐसे उनके राज्य पे अटैक हुआ, इस तरह का कहानियाँ होता है। तो ऐसे कई सारे फोल्क लीजेंड, लोकल जो हीरो थे, उनकी कहानियाँ वे लोग इकट्ठा करने लगे, गैदर करने लगे और फिर उसको प्रिजर्व करके
अगेन बुक में कन्वर्ट करके लोगों को पब्लिश करना शुरू कर दिया, लोग पढ़ने लगे और अपने आप को प्राइड फील करना शुरू कर दिए। ठीक है, इट वॉज इसेंशियल, लोग मानते थे ऐसा, इट वॉज इसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोल्क ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वन पास्ट। तो इसी क्रम में रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल में स्वयं बलाड्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। बलाड्स जो छोटे स्टोरी होते हैं, स्मॉल स्टोरी विथ मोरल टीचिंग, ठीक है ना। उसके बाद वो फोल्क रिवाइवल किए। मद्रास में नतेशा शास्त्री थी जो कि पूरे साउथ इंडिया से उन्होंने फोकल जो लोकल स्टोरी थे उसको कलेक्ट किया और उसको 4 मासिव वॉल्यूम में पब्लिश किया, जिसको कि कलेक्शन ऑफ तमिल फोल्क टेल कहा जाता था और इसका नाम था द फोल्क लोर ऑफ साउथ इंडिया। और इसमें बहुत सारे साउथ इंडिया के लोकल हीरोज के स्टोरी थे। वे लोग ऐसा मानते थे कि जो फोल्क लोर है वो नेशनल लिटरेचर है और ये सबसे जो है मोस्ट ट्रथी मैनिफेस्टेशन है पीपुल्स का रियल थॉट, जो पीपल है उनके रियल थॉट का, ठीक है ना। तो ये था फोल्कलोर का। उसके बाद जो स्वदेशी मूवमेंट है बंगाल में चला, उसमें ट्री कलर यूज़ किया गया था। स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल कब चला था? 1905 में, बंग भंग मूवमेंट, ठीक है। तो उसमें ट्री कलर यूज किया गया था, रेड, ग्रीन और येलो का, और इसके बीच में इसमें जो है 8 लोटस था जो कि ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंस को शो करता था। इसके बाद एक क्रिसेंट मून था जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को रिप्रेजेंट करता था। 1921 में गांधी जी ने भी एक फ्लैग डिजाइन किया जिसको कि स्वराज फ्लैग कहा जाता था और यह रेड, ग्रीन, वाइट था इसमें, और बीच में गांधी जी ने चरखा जो है स्पिनिंग व्हील रखा, और ये जो स्पिनिंग व्हील है वह सेल्फ हेल्प को इंडिकेट करता था। लेकिन बाद में इसी को जो है अशोक चक्र से बदल दिया गया। 19th सेंचुरी के अंत तक बहुत सारे इंडियन हैं, उन्होंने फील करना शुरू कर दिया एक सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन, अपने नेशन में, और इंडियन हिस्ट्री को पढ़ाया जाने लगा, डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाने लगा कि हमारा जो पास्ट कैसा है, उस पर हमें कितना एंशियंट हमारा पास्ट है, जो एंशियंट टाइम है उसमें हमने क्या क्या डेवलप किया था, जो मेडिसिन, साइंस, वारफेयर, स्कूल, सबको पढ़ाया जाने लगा। और इस तरह से इंडियन पीपल के अंदर एक प्राइड इमर्ज हुआ। वे लोग अपने कंट्री को, अपने एंशियंट पास्ट को जो है रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिए और इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसकी आज़ादी के लिए फाइट करना शुरू कर दिए। जो ब्रिटिश है वो सोचते थे कि जो इंडियंस हैं वो काफ़ी, ठीक है ना, इंडियंस बैकवर्ड हैं, प्रिमिटिव हैं और वे लोग अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते थे। सो इसके रिस्पॉन्स में इंडियन ने बहुत सारे ग्लोरियस डेवलपमेंट के बारे में लिखा जो एंशियंट टाइम में उनके ग्लोरियस डेवलपमेंट है। लाइक जैसे एंशियंट टाइम में आर्यभट्ट, डिस्कवरी ऑफ मैथमेटिक्स, जीरो, पाई, जो हिस्ट्री थे गुप्ता एरा का, विजयनगर एम्पायर, ये सब के जो है पढ़ाना शुरू कर दिए। और इस तरह से इस जो ग्लोरियस पास्ट को देख करके जो लोग थे वे लोग देखा कि जो हिस्ट्री है वो हमारा ब्रिटिश टाइम में डिक्लाइन हो रहा है इन कॉलोनियल टाइम, कॉलोनाइजेशन के थ्रू। सो नेशनलिस्ट हिस्ट्री रीडर्स वगैरह को अपील किए, अर्ग किए कि जो हमारा पास्ट है उसमें हम लोग प्राउड फील करें उसके ऊपर, और एक तरह से इसको जो कॉलोनियलाइजेशन है वह हमारे पास्ट को समाप्त कर रहा है, बदल रहा है, ख़त्म कर रहा है, उसके अगेंस्ट हम लोग फाइट करें। सो पीपल यूनाइट हो गए ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो इस तरह से एक कलेक्टिव सेंस इमर्ज हुआ लोगों के अंदर। ओके, सो फ्रेंड, ये जो चैप्टर है यहाँ से समाप्त होता है, नेशनलिज्म इन इंडिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।